Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GV Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या मीनिंग होती है। जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को जरूर देखें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब हम रोटेशनल इंटेंसिटी समझ लेंगे तब हमको क्रॉपिंग इंटेंसिटी और अच्छे ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कन्फ्यूज़न लगता है, जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखें, रोटेशनल इंटेंसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशनल इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसके लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। जब वो टर्म्स हमको क्लियर होती हैं तभी हम इसकी मीनिंग जान सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एरिया में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया होता है, दैट टोटल एरिया इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, ओनली ए पोर्शन इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। उसको बोलते हैं हम नेट कल्टीवेटेड एरिया। मान लीजिए कोई ये कंट्री है या कोई स्टेट है या कोई फार्म है, तो इसमें कहीं रॉक्स होंगी, कहीं हिल होंगी, कहीं वाटर लॉगिंग होगी, कहीं सैलाइन एरिया होगा, तो सारा का सारा एरिया कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होगा। तो ये टोटल अगर हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसमें सारा जो है फिट नहीं है, उसमें से कुछ ही एरिया में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं जो क्रॉप को इजीली ग्रो किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा कि नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या है। तो नेट वर्ड लगा है, तो नेट का देखिए, जब भी हम निकालते हैं, जैसे कि नेट रिटर्न निकालते हैं या नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो नेट तो कहीं से रिडक्शन होके आता है। तो यहाँ नेट कहाँ से रिजल्ट होके आ रहा है? तो जो नेट आ रहा है वो जोग्राफिकल एरिया माइनस लैंड एरिया नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो जो हुआ वो हुआ नेट कल्टीवेटेड एरिया, जो हम पे इस समय अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए। अब मान लीजिए कि किसी कंट्री का इतना एरिया कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है और ये जो एरिया है ये कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोस्टल एरिया है या ये एरिया है, यहाँ रॉक्स हैं, केवल इतना एरिया जो है अवेलेबल है। जैसे अपनी कंट्री का हम टोटल जोग्राफिकल एरिया देखें तो अबाउट 328 मिलियन हेक्टर है, और जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो अबाउट 140 मिलियन हेक्टर है। तो 328 में से बाकी एरिया, इसका मतलब माइनस कर दें तो बाकी एरिया कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। अब इसमें से भी देखिए, जो हमारा जो कंट्री का जो मेन सीजन है वो खरीफ सीजन है। वो इसलिए है क्योंकि खरीफ सीजन में ही हमारे वहाँ रेन्स होती हैं, वाटर टेबल रिचार्ज रहता है, हो जाता है, और यहाँ वाटर अवेलेबल है। तो हम अपना जो मेन सीजन लेते हैं वो खरीफ सीजन से स्टार्ट करते हैं। उसका जो मानसून रेन्स हैं वो सितंबर तक खत्म हो जाती हैं, ज़्यादा ज़्यादा अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और रबी क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं तो रेजिडुअल सॉइल मॉइस्चर पे ग्रो की जाती हैं। ये जो रेन से जो मॉइस्चर रहा, या कुछ ओकेजनल रेन हो गई, या साइक्लोनिक रेन हो गई, या रिट्रीटिंग मानसून हो गया, जो साउथ ईस्ट मानसून है उससे हो कुछ वाटर मिल जाए। नहीं तो जो है लार्जली जो एरिया है वो इरिगेशन सोर्सेज पे है, ट्यूबवेल पे या कैनाल पे या पॉन्ड पे या टैंक बना रखे उस पे है। तो जो रबी एरिया है, रबी में जो एरिया है उसकी जो कल्टीवेशन डिपेंडेंस है वो पूरी इरिगेशन रिसोर्सेज पे है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो फिर रबी का कल्टीवेशन बहुत पुअर हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो एरिया फिट था खरीफ सीजन में, उसमें से कुछ एरिया में अब इरिगेशन सोर्स नहीं होगा। मान लीजिए इतने एरिया में इरिगेशन सोर्स रिसोर्सेज नहीं है, तो ये एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो एरिया बचा यहां हम रबी में ग्रो कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो जितना एरिया हम खरीफ में ग्रो कर रहे थे, कल्टीवेट करते, उतना एरिया अब रबी में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये जो मैंने ग्रीन से जो दिखाया है ये डॉट, ये एरिया रबी में हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस एरिया, यही एरिया ऐसा है जिसको हम बो सकते हैं दोबारा। तो इस एरिया को अगर हम काउंट कर दें नेट कल्टीवेटेड एरिया में, तो फिर ये दोनों मिलके कहलाएंगे टोटल कल्टीवेटेड एरिया। ये खरीफ प्लस रबी का कहलाएगा टोटल कल्टीवेटेड एरिया। और मान लीजिए कुछ सीजन में स्प्रिंग में भी क्रॉप ग्रो की जाती है। स्प्रिंग में
मान लीजिए इतना ही एरिया में स्प्रिंग में क्रॉप ग्रो की जा रही हैं, और स्प्रिंग तो देखिए लार्जली जो है पूरा इरिगेशन फैसिलिटी पे ही है, 100% इरिगेशन, क्योंकि जो स्प्रिंग क्रॉप्स हैं फरवरी में बोई जाती हैं या मार्च में, और बिना इरिगेशन के नहीं है, और रबी में तो कुछ एरिया रेजिडुअल मॉइस्चर पर रहता है। तो मान लीजिए कोई एरिया में स्प्रिंग भी हो रहा है, तो स्प्रिंग का अगर हम काउंट करें तो इसमें फिर स्प्रिंग भी जुड़ जाएगा टोटल कल्टिवेटेड एरिया में। तो नेट कल्टिवेटेड एरिया अब आपको समझ में आया होगा क्या होता है, कि वो एरिया जो फिट है कल्टीवेशन के लिए, लार्जली खरीफ सीजन में ही रहता है, 100% एरिया कल्टीवेशन के लिए। टोटल क्रॉप्ड एरिया वो होता है जिसको हम रबी में और स्प्रिंग में और खरीफ में मिलाकर जो हम देखते हैं वो टोटल क्रॉप्ड एरिया है। अब अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखें, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताता है कि हम कितनी बार क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए रोटेशन इंटेंसिटी ये बताता है कि कितने साल का ड्यूरेशन है और कितनी क्रॉप्स ले रहे हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि हम कितने एरिया में क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा भी और आपको क्लियर होगा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एरिया से रिलेटेड है, और एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है खरीफ में, रबी में, स्प्रिंग में। तो इसका मतलब जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में यह है कि हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है, टोटल क्रॉप्ड एरिया जो इंक्लूड कर रहा है रबी, खरीफ प्लस स्प्रिंग में, डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पता चल जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब हम अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो नेट कल्टीवेटेड एरिया अबाउट 140 मिलियन हेक्टेयर है, एंड ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया अबाउट 198 या 197 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि जो 58 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, 58 मिलियन हेक्टेयर एरिया को हम दोबारा यूज कर सकते हैं रबी में या स्प्रिंग में, क्योंकि ये 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया तो डेफिनेटली खरीफ में यूज होगा, और बाकी डिफरेंस जो है 58 मिलियन हेक्टेयर एरिया तो रबी में यूज हो रहा है, स्प्रिंग में हो रहा है। तो टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है 198 है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस केस में आएगी 198 डिवाइडेड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया 140 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेट 141% आएगी। तो इंडिया में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है अबाउट 141% है। तो 141% का मतलब ये हुआ कि इसमें से 100 घटा दीजिए, कितना बचा 41। तो 41% एरिया में दोबारा सोइंग हो रही है, एक से ज़्यादा बार सोइंग हम कर रहे हैं। तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना एरिया को हम सोइंग एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं। एक से ज़्यादा बार का मतलब है रबी में या स्प्रिंग में। खरीफ में तो हम कर ही रहे हैं, हो सकता है खरीफ में कुछ एरिया ना कर रहे हो और रबी में हम कर रहे हो। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी सीधे सीधे ये बताती है कि हाउ मच एरिया इज सोन मोर देन वंस, एक से ज़्यादा कितना, एक से ज़्यादा बार कितने एरिया में सोइंग की जा रही है, उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इंडिया का अगर हम डेटा देखते हैं तो अबाउट 41% एरिया में सोइंग जो है मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार की जा रही है। इसका मतलब कि 41% एरिया या तो रबी में यूज़ हो रहा है या स्प्रिंग में यूज़ हो रहा है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। रोटेशन इंटेंसिटी में हम एरिया को कंसीडर नहीं करते, रोटेशन इंटेंसिटी में हम केवल क्रॉप को और क्रॉप की ड्यूरेशन को कंसीडर करते हैं। तो कोई बहुत बड़ा एरिया है या फॉर्म है, अब मान लीजिए ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें अलग अलग लोकेशन में अलग अलग क्रॉप रोटेशन हो रहे होंगे। कोई यहाँ 2 ईयर का रोटेशन होगा, कोई यहाँ 1 ईयर का रोटेशन होगा, यहाँ भी कोई 1 ईयर का होगा, फिर यहाँ 2 ईयर होगा, यहाँ कुछ फैलो पीरियड छोड़ा होगा। तो अलग, जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग क्रॉप रोटेशन हो रहे हैं। कहीं शुगर केन बेस्ड है, कहीं मेज बेस्ड है, कहीं राइस बेस्ड है, कहीं वीट बेस्ड है। तो बहुत सारे क्रॉप रोटेशन हैं। तो अगर हम कहें इंडिया की रोटेशन इंटेंसिटी निकालें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हर फील्ड के लिए फिर वो अलग अलग आएगी। लेकिन अगर हम इंडिया का कहें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालें तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देख लेंगे खरीफ में कितने एरिया में सोइंग हुई, रबी में कितने एरिया में सोइंग हुई, स्प्रिंग में कितने एरिया में सोइंग हुई, उन सबको जोड़ लिया, वो दैट इज टोटल कल्टीवेटेड एरिया। और हमने देखा नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, कितने एरिया में हम सोइंग कर सकते हैं, वो देखा 140 मिलियन हेक्टेयर। तो अब हम उसको इस कैलकुलेशन से निकाल लिया। लेकिन इंडिया की अगर हम कहें रोटेशन इंटेंसिटी निकालो, रोटेशन इंटेंसिटी, तो वो निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग रोटेशंस को फॉलो किया जा रहा है। इसलिए जो अच्छा इंडिकेटर है किसी एरिया देखने के लिए वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है।
तो अगर हमें बहुत लार्ज उस पर देखना है, फॉर्म पे देखना है किसी स्टेट का, कंट्री का, तो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कंसीडर करते हैं। अगर हमें एक इंडिविजुअल फार्मर को देखना है या छोटे उसमें देखना है तो हम एक पर्टिकुलर रोटेशन देखते हैं कि कौन सा रोटेशन यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्या है। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं या इंटरव्यू में या वाइवा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जनरली इंटरव्यू वगैरह में यही पूछ लिया जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशन इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। वहाँ हम फार्मूला बताने लगते हैं, वहाँ हमें फार्मूला नहीं बताना है। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशन इंटेंसिटी का फार्मूला बताइए, ये पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है। तो रोटेशन इंटेंसिटी इंडिकेट करती है कि एक ईयर में कितनी क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये बताती है कि कितना एरिया एक साल में दोबारा उसकी सोइंग हो रही है, कितने परसेंट एरिया में। तो ये हमको ध्यान रखना है, दोनों में ये डिफरेंस है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स इस बुक से हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग सारे ही क्वेश्चंस हैं और ये मैंने लिखी है ये बुक, और इसमें लगभग सारे एस्पेक्ट पे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये चैप्टर है इसमें पूरा रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। इसमें क्वेश्चन है, ये फार्मर फॉलो राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन ऑन 2 हेक्टेयर एरिया, फाइंड आउट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन फॉलो हो रहा है ऑन 2 हेक्टेयर एरिया, तो इसकी हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालनी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए, अब हम इसमें ही देखते हैं कि खरीफ में कितना एरिया है और रबी में कितना एरिया है, और अगर स्प्रिंग में क्रॉप बोई जा रही है तो उसको भी लेते हैं यहाँ, लेकिन हमें राइस व्हीट है। तो यहाँ खरीफ में क्या है, राइस है, और रबी में व्हीट है। तो यहाँ 2 हेक्टर हमने यहाँ सोइंग करी, 2 हेक्टर हमने रबी में सोइंग की, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल क्रॉप्ड एरिया 4 हेक्टर। लेकिन नेट जो एरिया है, जो फॉर्म पे जो एरिया अवेलेबल है 2 हेक्टर है। तो इस केस में ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, दैट इज 200%। तो यहाँ देखिए कि किस तरह से हमने टोटल क्रॉप्ड एरिया निकाला, और नेट कल्टिवेटेड एरिया तो उस फॉर्म का है ही कि कितना फॉर्म में एरिया है। अब अगर इसकी रोटेशन इंटेंसिटी निकाली जाए, रोटेशन इंटेंसिटी भी 200% आएगी, क्योंकि 2 क्रॉप्स हैं और ईयर ड्यूरेशन 1 ईयर है। तो जनरली जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो रोटेशन इंटेंसिटी के या तो इक्वल होती है या उससे कम होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अगर पूरा 100% एरिया रबी खरीफ में बोया जा रहा है तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी रोटेशन इंटेंसिटी के इक्वल आती है। अब मान लीजिए कि इसमें यह होता है कि राइस व्हीट रोटेशन ग्रो किया जा रहा है, लेकिन राइस व्हीट रोटेशन में 2 हेक्टर एरिया है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, लेकिन 0.5 हेक्टर एरिया में रबी में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और व्हीट 1.5 हेक्टर एरिया में ग्रो किया जा रहा है। व्हीट इतने ही एरिया में ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी की कमी है। तो उस एरिया में, उस केस में क्या होगा, उस केस में नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना रहेगा, नेट कल्टिवेटेड एरिया 2 हेक्टर रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। और जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया, तो देखिए खरीफ प्लस रबी का आएगा, खरीफ प्लस रबी का जो एरिया है। अब यहाँ खरीफ में तो राइस में 2 हेक्टर ग्रो किया ही है, और व्हीट में रबी में 1.5, तो ये हो गया 3.5 हेक्टर। तो इस केस में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी टोटल क्रॉप्ड एरिया 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसको निकाल सकते हैं हम इंटू 100, तो ये हो गया 175%। अब अगर हम रोटेशन इंटेंसिटी देखें, रोटेशन इंटेंसिटी, तो देखिए रोटेशन इंटेंसिटी तो इस केस में देखिए 200% ही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, 2 है, ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर है, इंटू 100, तो 200%। और यहाँ भी देखिए रोटेशन इंटेंसिटी क्या थी, रोटेशन इंटेंसिटी नंबर ऑफ क्रॉप्स 2, ड्यूरेशन 1 ईयर, इंटू 100, 200%। तो आप देखिए कि एक ही उसमें यहाँ पे रोटेशन इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल हमने एरिया कम किया तो रोटेशन इंटेंसिटी 200% है, लेकिन क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो गई।
इसका मतलब कि अगर हम रबी में पूरा एरिया यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जितना खरीफ में किया था उतना एरिया यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहां देखिए चूंकि 1.5 हेक्टर एरिया ही रबी में यूज किया, इस कारण से क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो गई। अब किसी भी लोकेशन में, किसी भी एरिया में, कंट्री में, स्टेट में, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए जो 100% एरिया है वो इरिगेटेड नहीं होता। इस कारण से रबी में 100% एरिया पे कल्टीवेशन नहीं होता, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो जाती है रोटेशन इंटेंसिटी के कंपैरिजन में। अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वहाँ रबी में या स्प्रिंग में ज़्यादा एरिया बुआई की जा रही है, तो इसका मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी से इंडिकेशन हमें यह भी मिल जाता है कि वहाँ उस एरिया में क्या रिसोर्सेज हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम कर लें तो ये तो 1 ईयर का रोटेशन था, मान लीजिए 2 ईयर का रोटेशन है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड क्रॉपिंग सिस्टम इफ फार्म एरिया इज 1 हेक्टर। यहां देखिए राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड, ये 2 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, ये 2 ईयर्स है। और एरिया कितना है, जो फार्म एरिया है वो 1 हेक्टर है, तो ये नेट कल्टीवेटेड एरिया हुआ। तो लेकिन जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है उसकी कैलकुलेशन हम 1 ईयर को कंसीडर करके करते हैं। यहां देखिए 1 साल का रोटेशन तो ये है और सेकेंड ईयर का रोटेशन मेज मस्टर्ड है। तो इसका मतलब कि उस केस में जो नेट कल्टीवेटेड एरिया होगा, नेट कल्टीवेटेड एरिया जो हम पे फार्म एरिया है अवेलेबल है, जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसको हम 1 साल के लिए कंसीडर करते हैं, तो जब सेकेंड ईयर आएगा तो वो एरिया फिर हम उसको नए सिरे से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां एरिया कितना है 1, ड्यूरेशन कितनी है 2, तो 2 हेक्टर। तो इसका मतलब कि जो फार्म है जब हम 2 साल में उसकी स्टडी करेंगे तो उस फार्म के एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया को हम 2 हेक्टर मानेंगे। मान लीजिए ये फार्म 1 हेक्टर एरिया का है, मान लीजिए ये 1 हेक्टर एरिया का है। पहले इसमें राइस व्हीट का रोटेशन लिया, उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट हो गया फिर हमने इसमें मेज मस्टर्ड का लिया, हमने मेज मस्टर्ड। तो जो ये रोटेशन में लिया राइस व्हीट, इसके लिए 1 हेक्टर अवेलेबल था। फिर जब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आया मेज मस्टर्ड, इसके लिए भी 1 हेक्टर अवेलेबल था। तो इस तरह से टोटल एरिया कितना हो गया, 2 हेक्टर एरिया हो गया, नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर रोटेशन 1 ईयर से ज़्यादा है तो नेट कल्टीवेटेड एरिया को हम कैसे निकालेंगे, जो ड्यूरेशन है रोटेशन की उसको जो फार्म एरिया है या जो एरिया अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां देखिए टोटल क्रॉप्ड एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। तो पहले खरीफ सीजन में राइस आया, 1 हेक्टर में ग्रो किया। अब इसने कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं किया है कि इतने एरिया में इसको बोया जा रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में है कि 1 हेक्टर एरिया अवेलेबल है और इधर रोटेशन फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये रोटेशन पूरे एरिया में ही अवेलेबल हो रहा है। तो रबी में फिर क्या आएगा, व्हीट 1 हेक्टर आएगा, नेक्स्ट सीजन में मेज 1 हेक्टर में आएगा, और फिर नेक्स्ट रबी में कितना आएगा 1 हेक्टर आएगा। तो टोटल कितना एरिया हो गया, इसको हम करें तो 4 हेक्टर एरिया हो गया। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया 4 हेक्टर, नेट कल्टीवेटेड एरिया 2 हेक्टर। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल क्रॉप्ड एरिया 4, नेट कल्टीवेटेड 2 हेक्टर इज टू 200%। अब इसकी रोटेशन इंटेंसिटी देखें हम, रोटेशन इंटेंसिटी देखिए, रोटेशन कितनी क्रॉप्स हैं, 4 क्रॉप्स हैं, ड्यूरेशन कितनी है 2 ईयर्स है, इनटू 100, तो ये भी 200% आया। यहां देखिए कैलकुलेशन में यहां हेक्टर को यूज किया गया है, 4 हेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हेक्टर, यहां 4 क्रॉप्स डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स। तो यहां क्रॉपिंग इंटेंसिटी रोटेशन इंटेंसिटी की इसलिए इक्वल आ रही है क्योंकि हमने जो रोटेशन फॉलो किया गया है 100% एरिया में फॉलो किया है। अगर कोई भी रोटेशन को हम थोड़ा सा एरिया कम कर देते तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो जाती क्योंकि टोटल क्रॉप्ड एरिया कम हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी रोटेशन इंटेंसिटी से ज़्यादा नहीं होगी, या तो उसको इक्वल होगी या उससे कम होगी।
तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। अगर फैलो पीरियड है तो फैलो पीरियड में जो हम एरिया मानेंगे वो 0 मानते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है मैंने फैलो वाला। व्हाट विल बी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ फैलो पर्ल मिलेट क्रॉप रोटेशन इन 3 हेक्टर एरिया। तो ये फैलो और पर्ल मिलेट का रोटेशन है, ये कितने एरिया में फॉलो किया जा रहा है? 3 हेक्टर एरिया में। तो इसकी जो है हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसमें देखिए कि फैलो में तो कोई क्रॉप नहीं हुई, तो एरिया कितना हमने यहाँ यूज़ किया? 0 हेक्टर। पर्ल मिलेट में हमने कितना एरिया यूज़ किया? 3 हेक्टर। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 0 + 3 3 हेक्टर। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया, TCA लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल क्रॉप्ड एरिया 3 हेक्टर। और नेट कल्टिवेटेड एरिया जो फार्म में अवेलेबल है वो है 3 हेक्टर। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुई वो हुई टोटल क्रॉप्ड एरिया TCA डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। तो ये हो गया 3/3 इंटू 100। तो ये हो गया 100%। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% है। अगर इसकी हम रोटेशन इंटेंसिटी निकालें अगर एक बार, तो रोटेशन इंटेंसिटी में नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है? केवल 1 है। ड्यूरेशन कितनी है? 1 है इंटू 100। तो यहाँ भी ये 100% आया। तो अगर रोटेशन पूरे एरिया में फॉलो किया जा रहा है तो रोटेशन इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी की वैल्यू बराबर आएगी, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग होंगे। अगर कोई एक फार्म है, काफ़ी बड़ा फार्म है, मान लीजिए 20-25 हेक्टर का फार्म है, तो उसमें तो एक रोटेशन फॉलो नहीं होता है, उसमें तो कई रोटेशन फॉलो होते हैं। तो उस केस में हम कैसे रोटेशन इंटेंसिटी निकालेंगे? मान लीजिए इंडिया का हम केस लें, अपनी कंट्री का, तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्रॉप रोटेशन है। तो हम उसमें कैसे निकालेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी? तो हम क्या करेंगे, हर फील्ड पे जाएंगे, हर फार्मर फील्ड से पूछेंगे उन्होंने खरीफ में कितना एरिया बोया, रबी में कितना एरिया बोया, स्प्रिंग में कितना बोया, उसको हम जोड़ लेंगे पूरा उसका। और नेट कल्टिवेटेड एरिया में पता है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलेगी। इसी तरह से कोई बहुत बड़ा फार्म है तो उसको भी हम अलग अलग लोकेशन पे देखेंगे कि किस एरिया में कितने एरिया की सोइंग की जा रही है। अब हम यहाँ क्रॉप रोटेशन नहीं देखते कि क्रॉप रोटेशन में कौन सी क्रॉप की जा रही है, हम ये देखते हैं कि कितना एरिया जो है रोटेशन में यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल और करते हैं इसका, इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। इन एन एरिया ऑफ 8 हेक्टर एरिया है, different crop rotations are practiced. These crop rotation and their area are given in following table. यहाँ दिया है टेबल में, calculate cropping intensity of the area. तो क्रॉप रोटेशन दिया है और उसका एरिया दिया है। तो पहला है राइस वीट रोटेशन। राइस वीट ये 1 हेक्टर में फॉलो हो रहा है, एरिया हेक्टर 1। So second rotation maize chickpea यह फॉलो हो रहा है 2 हेक्टर में। थर्ड रोटेशन पर्ल मिलेट फैलो ये हो रहा है 1.5 हेक्टर। तो देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी फार्म एरिया के कैलकुलेट करने के लिए, किसी अच्छे एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। फिर मेज प्लस उड़द बीन मस्टर्ड, ये रोटेशन है 2 हेक्टर एरिया में। फिफ्थ नंबर पे है सोरघम वीट। दिस रोटेशन इज बीइंग फॉलोड ऑन 0.5 हेक्टर एरिया। एंड नेक्स्ट वन इज फैलो, मतलब कोई क्रॉप ग्रो नहीं की जा रही, लिनसीड प्लस चिकपी की इंटरक्रॉपिंग की जा रही है। और ये रोटेशन है 1.5 हेक्टर एरिया में। तो इसकी हमें निकालना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। तो देखिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि नेट कल्टिवेटेड एरिया तो 8 हेक्टर है, ये तो नेट कल्टिवेटेड एरिया हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि रबी में कितना बोया है, खरीफ में कितना बोया है।
तो ऐसे उन्होंने कुछ इंडिकेट नहीं किया है कि रबी में केवल 70% बोया है या 30% बोया है। यहाँ हमको केवल रोटेशन दिया, इसका मतलब कि जो भी क्रॉप्स हैं वो पूरे एरिया में ग्रो की जा रही हैं और इतने एरिया में रोटेशन ग्रो किया जा रहा है। तो यहाँ हम देखें अगर खरीफ और रबी का अगर हम एरिया निकालें तो यहाँ देखिए खरीफ में राइस 1 हेक्टर में आ जाएगा, रबी में वीट 1 हेक्टर में आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले को लें हम, ये तो 1 हेक्टर 1 आ गया। मेज चिकपी में क्या होगा, 2 हेक्टर में खरीफ 2 हेक्टर में रबी। पर मिलेट फैलो में क्या होगा, खरीफ में 1.5 होगा, यहाँ 0 होगा, फैलो है तो कोई क्रॉप ग्रो नहीं की जा रही है। अब यहाँ देखिए इंटर क्रॉपिंग हो रही है, तो इंटर क्रॉपिंग का कोई फर्क नहीं है, हमको केवल देखना है कि कितना एरिया में स्विंग की जा रही है। तो 2 हेक्टर में है तो ये 2 हेक्टर खरीफ में आएगा और 2 हेक्टर ही रबी में आएगा। फिर सोरगम वीट है, तो सोरगम 0.5 में और वीट 0.5 में। फैलो है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ 0 हेक्टर आएगा और लिनसीड प्लस चिकपी 1 हेक्टर में आएगा। तो अब हम जोड़ लेते हैं खरीफ और रबी में कितना आ रहा है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 7 हेक्टर। यहाँ देखें 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6.5। तो ये कितना हो गया, 13.5 हेक्टर। तो ये जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया हुआ 13.5 हेक्टर और नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 8 हेक्टर। 8 हेक्टर का फॉर्म है, उसमें ये डिफरेंट रोटेशन फॉलो किए जा रहे थे। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी टोटल क्रॉप्ड एरिया 13.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 168.75। 168.75%। तो ये इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकली। इसी तरह से हम किसी भी कंट्री का हम देख सकते हैं कि किस क्रॉप रोटेशन में कितना फॉलो किया जा रहा है। या सिंपल मेथड है, खरीफ में एरिया देख लीजिए कितना हुआ है, रोटेशन को मत देखिए, केवल देखिए खरीफ में कितना एरिया सोन हुआ और रबी में कितना एरिया सोन हुआ। और अगर स्प्रिंग की क्रॉप है तो स्प्रिंग वाला भी जोड़ लिया जाएगा, वो टोटल क्रॉप्ड एरिया है और उससे फिर हम नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड कर दें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। अब 168.75% एरिया है, तो इसका मतलब 68.75% एरिया में जो स्विंग हो रही है वो एक बार से ज़्यादा हो रही है। या सिर्फ यहाँ देखिए रबी का है, तो हम ये कह सकते हैं कि रबी में 68.75% एरिया में स्विंग हो रही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रबी और खरीफ और रबी क्रॉप में रोटेशन फॉलो किया जा रहा है जिसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 168% है, 168% है, तो बताइए रबी में कितने परसेंट एरिया में स्विंग हो रही है। तो रबी में कितनी आ जाएगी, 68% एरिया की आ जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जो बड़े हेल्पफुल हैं आगे के कैलकुलेशंस में, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। अपनी कंट्री में, इंडिया में 141% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब 41% एरिया की स्विंग जो है एक बार से ज़्यादा की जा रही है। अब ये जो 41% एरिया है रबी में भी हो सकता है, रबी प्लस स्प्रिंग दोनों का हो सकता है। तो ये मैंने कुछ कंसेप्ट बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स बताए जो आपको अच्छे लगे होंगे, और रोटेशनल इंटेंसिटी को भी जरूर देखिएगा तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।